नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, आज हम पश्चिमी राजनीति विचारक पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि चाहे पश्चिमी राजनीति विचारक हो या भारतीय राजनीति विचारक हो, उसको पढ़ने की एक विशेष शैली होती है। मैं आपको पहले भी कई बार पिछली ट्यूबों में बता चुका हूँ, वीडियो में बता चुका हूँ कि पश्चिमी राजनीति विचारक को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसके जीवन परिचय पर जाना चाहिए। जीवन परिचय में जाकर हमें खोज करनी चाहिए कि उसने ऐसे विचार दिए क्यों। जैसे प्लेटो न्याय की बात करता है तो क्योंकि उसने अन्याय देखा था इसलिए न्याय की बात करता है। अरस्तु ने भी अन्याय देखा था इसलिए न्याय की बात करता है। होब्स ने अराजकता अन्याय देखा था इसलिए वो शासन व्यवस्था की बात करता है, निरंकुश तंत्र का समर्थन करता है। लोक ने लोकतंत्र देखा था, संसदीय शासन प्रणाली देखी थी, मानव के साथ अच्छा देखा था, इसलिए वो सकारात्मक है और लोकतंत्र का समर्थन करता है। बेंथम भौतिकवाद से प्रभावित था। उस समय वातावरण, औद्योगिकरण और पूरी सभ्यता की प्रगति चल रही थी तो उससे ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए वो उपयोगितावाद और सुखवाद की बात करता है। मिल ने नैतिकता का ज़्यादा ध्यान दिया था कि नैतिकता की ज़रूरत है, तो उस समय भौतिकवाद से समस्याएं भी आने लग गई थी, इसलिए मिल ने नैतिकता की बात की थी। तो हमें किसी भी विचारक से पढ़ने से पहले उसका जीवन परिचय पढ़ लेना चाहिए। आज मैं प्रथम यूनानी विचारक प्लेटो के बारे में पढ़ना चाह रहा हूँ। वैसे तो सुकरात इनके गुरु थे, लेकिन सुकरात ने कोई पुस्तक नहीं लिखी, इसलिए उनका सिस्टमेटिक अध्ययन भी नहीं मिलता। पहला विद्वान प्लेटो ही था, राजनीतिक दार्शनिक था, जिसने सिस्टमेटिक रूप से, व्यवस्थित रूप से राजनीति शास्त्र के बारे में कुछ विचार व्यक्त किए। तो आज हम प्लेटो के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लेटो यूनान के विचारक थे, जिनका जीवन काल 428 ईसा पूर्व से 347 ईसा पूर्व था। अब सबसे पहले हम प्लेटो के जीवन परिचय पे चलते हैं कि प्लेटो का जन्म 428 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था। आपको यह ध्यान रहना चाहिए कि यूनान के दो राज्य थे प्राचीन काल में, एथेंस और स्पार्टा। एथेंस जो राज्य था उसमें बुद्धि पर, ज्ञान पर ज़्यादा बल दिया जाता था। स्पार्टा में सैनिक शक्ति पर ज़्यादा बल दिया जाता था। प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था, इसलिए वहाँ बुद्धि और दिमाग, दार्शनिक विचार, नैतिक विचारों पर बल दिया जाता था। इसलिए प्लेटो भी दैनिक विचारों पर, दार्शनिक विचारों पर, नैतिक विचारों पर अधिक बल देते हैं। अब प्लेटो का जन्म हुआ, प्लेटो के पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो पिता का नाम था अरिस्टोन। अरिस्टोन, अब ये ध्यान रखना है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमसे पूछे जाते हैं। तो पिता का नाम अरिस्टोन था। किसके? प्लेटो के पिता का नाम। माता का नाम पेरिकतियोन था। पेरिकतियोन, ये माता का नाम है। अब ये आपको ध्यान रखना है क्या, कि प्लेटो के पिता का नाम क्या था? अरिस्टोन। माता का नाम क्या था? पेरिकतियोन। इसके बाद मित्रों हमें ध्यान रखना है कि प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था। प्लेटो तो उसका राजनीतिक नेम था। जैसे मेरा नाम एडी शर्मा है, पूरा नाम तो अरुणदत्त शर्मा है, वो बहुत कम लोग जानते हैं, सब लोग एडी शर्मा बोलते हैं। ऐसे प्लेटो का भी वास्तविक नाम क्या था? प्लेटो का वास्तविक नाम अरिस्टोक्लीज था। प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? अरिस्टोक्लीज। ये प्लेटो का नाम था। ये प्लेटो का नाम था। किसका नाम था? प्लेटो का मूल नाम। ये मूल नाम है। ये ध्यान रखना है कि ये तीन बातें, पिता का नाम अरिस्टोन, माता का नाम पेरिकतियोन और उनका स्वयं का मूल नाम क्या था? अरिस्टोक्लीज था। ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। प्लेटो एथेंस में ही था, तो बेसिकली पहले तो प्रारंभिक शिक्षा उसने घर पर ही की। कहते हैं 20 वर्ष की अवस्था में वो सुकरात से पढ़ने आया और सुकरात का प्रिय शिष्य बन गया। लेकिन उस समय आपको ध्यान है, एथेंस स्पार्टा में कहीं ना कहीं कहने मात्र का ही लोकतंत्र था, मेनली राजाओं का ही प्रभाव ज़्यादा था। 30 अताताइयों का शासन था, यानी कि 30 लोग निरंकुश थे, वही अपना प्रभाव से शासन करते थे। जो प्लेटो के गुरु थे सुकरात, उन्होंने शासन प्रणाली की आलोचना की। अब चूंकि उन्हें आलोचना बर्दाश्त नहीं हुई, उन्होंने प्लेटो को विष का प्याला दे दिया, यानी कि मृत्यु दंड दे दिया। सुकरात सुकरात को विष का प्याला दे दिया, कि बेसिकली तो सुकरात को विष का प्याला दिया, प्लेटो के गुरु को विष का प्याला दिया, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया। तो वास्तव में सुकरात तो उस समय मृत्यु ग्रसित हो गया। ये बात प्लेटो को हजम नहीं हुई, उसे बड़ा दुख हुआ कि उसके गुरु ने सही बात कही थी, फिर उसे मृत्युदंड क्यों दिया गया।
तो उसके दिमाग में आया कि मैं अपने गुरु के विचारों को पुनः प्रचारित करूंगा, प्रचार प्रसार करूंगा। जो मेरा गुरु बात करना चाहता था ज्ञान की, नैतिकता की, मैं उस दर्शन को जीवन जीवन तक सभी लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। इसलिए मैक्सी लिखते भी हैं कि 399 ईसा पूर्व की सुकरात, प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित उठा पुटा। क्या कहते हैं मैक्सी कि 399 ईसा पूर्व प्लेटो में सुकरात पुनः जीवित हो उठा, यानी कि प्लेटो के अंदर सुकरात के विचार आ गए। 399 ईसा पूर्व सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था। तो उस वास्तव में उसके बाद प्लेटो समझ गया कि मुझे अपने गुरु पर चलना है। तो ज्ञान के लिए उसने एथेंस यूनान छोड़ दिया और जगह जगह भटकने लगा। उन्हें पूरे विश्व का भ्रमण किया। कहते हैं इस समय वो भारत भी आए थे और भारत में आकर गंगा नदी के तट पर भी आए थे। गंगा नदी के तट पर आकर वो भारतीय वर्ण व्यवस्था से प्रभावित भी हुए थे। जो मनु ने, हमारे यहाँ प्राचीन काल में न्याय क्या था, जो मनु ने बताया वर्ण व्यवस्था पर आधारित, हमारे यहाँ 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बेसिकली हमारे यहाँ न्याय में यही है, मनु के अनुसार 4 वर्ण अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्लेटो ने भी इसी आधार पर कर्तव्य पालन को न्याय का आधार माना है। बस अंतर इतना सा है, हमारे यहाँ शूद्रों को प्राचीन काल में समाज का अंग माना जाता था, यूनान में नहीं माना जाता था। इसलिए प्लेटो ने पहले 3 वर्णों की चर्चा की, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। ब्राह्मण को उसने दार्शनिक वर्ग कह दिया, क्षत्रिय को उसने सैनिक वर्ग कह दिया और वैश्य को उसने उत्पादन वर्ग कह दिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इसमें आपको तनाव नहीं लेना है, यानी कि कहीं ना कहीं कि मनु पर ही आधारित प्लेटो का दर्शन है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है किस भारतीय विचारक से मैच करता है, तो मनु से, और दोनों कर्तव्य पालन को न्याय का आधार मानते हैं। उसके बाद प्लेटो वापिस कहते हैं कि यूनान लौटा विश्व का भ्रमण करने के बाद, और वहाँ पर उसने एक अकादमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। क्या किया? अकादमी नामक शिक्षण संस्थान की स्थापना की। बेसिकली 327 ईसा पूर्व की थी। क्या बनाया था? अकादमी। तो ये दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था अकादमी। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं अकादमी की स्थापना कब हुई? 387 ईसा पूर्व हुई थी। ये ध्यान रखना है कि दुनिया का पहला विश्वविद्यालय था। इसी अकादमी के अंदर उसने रिपब्लिक की रचना की और न्याय के लिए बेसिकली कहा कि सद्गुण न्याय का आधार होना चाहिए और दार्शनिक वर्ग पर आधारित शासन में सारा शासन संचालन होना चाहिए, जो शिक्षा और साम्यवाद से पूर्णतः पूर्ण होगा, यानी कि शिक्षित होगा, 50 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करेगा दार्शनिक वर्ग, और साथ में वो साम्यवाद के नियम का पालन करेगा। साम्यवाद क्या? कि ना तो वो अपना परिवार बनाएगा, ना अपने पास संपत्ति रखेगा, सब कुछ समान रहेगा, समाज का रहेगा, व्यक्ति का कुछ नहीं रहेगा। दार्शनिक वर्ग तो बेसिकली परिवार भी नहीं बनाएगा और संपत्ति भी नहीं रखेगा। जब ऐसा दार्शनिक वर्ग शासन करेगा तो न्याय प्रिय होगा। तो ऐसी बातें रिपब्लिक के अंदर उसने कहा कि न्याय का आधार सद्गुण और नैतिकता को कहीं ना कहीं प्लेटो ने बताया। उसके बाद उसके दिमाग में आया कि मैंने रिपब्लिक में लिख तो दिया है कि मैं न्याय पर आधारित राज्य कैसा होना चाहिए, सद्गुण पर आधारित होना चाहिए, मैं ऐसा सद्गुणी शासक ढूंढ तो लूँ। तो उसके एक मित्र थे सिसिली के राजा। सिसिली बेसिकली यूनान के पास में पड़ता है, द्वीप है छोटा सा। वहाँ में एक राज्य था सिसिली के अंदर, सिराक्यूज राज्य। वहाँ का राजा था दियोनिसिस प्रथम। कौन था? दियोनिसिस प्रथम। ये आपको ध्यान रखना है कि दियोनिसिस प्रथम था। सिसिली के सिराकुज राज्य का राजा। सिराकुज राज्य था, यहाँ का राजा था दियोनिसिस प्रथम। ये कहीं ना कहीं प्लेटो का मित्र था। इसने एक सोचा कि इसी को क्यों ना हम दार्शनिक शासक बनाते हैं। अब इसके पास गए और उन्होंने कहा ये देखो मेरा दर्शन है और इस तरीके से राज्य में न्याय की स्थापना हो सकती है। शुरू में तो मित्र होने के नाते उसने प्लेटो की बात मानी, वे ठीक है, परिवार से दूर रहा और सामान्य लोगों की तरह जीवन यापन करने लगा, साधारण भोजन करने लगा, सरकारी निवास में ही रहने लगा। लेकिन कुछ दिन बाद उसने कहा भाई ये क्या है, तो उसने प्लेटो को ही जेल में डाल दिया। कहता है ज़्यादा बकवास करता है, ये चीज़ें होती हैं क्या कभी? अब प्लेटो जैसे तैसे मित्रों की मदद से तो आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसके दिमाग में एक बात हो गई, समझ आ गया कि वास्तव में रिपब्लिक की स्थापना, पूर्ण सद्गुण की स्थापना संभव नहीं है। फिर वापस अपने इस अकादमी में लौटा और उसने एक नए ग्रंथ की रचना की, लोज।
लोज में उसने विधि के शासन पर बल दिया। सद्गुण को तो आधार बनाया, लेकिन विधि पर आधारित सद्गुण को आधार बनाया, यानी कि व्यवहारिक पुस्तक लिखी। वो वास्तव में यह लोज पुस्तक उसके जीवन के अंतिम वर्ष 347 ईसा पूर्व प्रकाशित हुई थी। तो ये प्लेटो का जीवन परिचय है। आपको ध्यान रखना, उसके विचार भी ऐसे आधारित है, लेकिन उसकी मूल पुस्तक रिपब्लिक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन उसके जीवन में मोड़ कब आया? जब डियोनिसिस ने उसको जेल में डाल दिया, तो उसके कहते हैं विचारों में परिवर्तन आ गया और उसने लोज लिख दी और विधि के शासन पर बल दिया। अब मित्रों, हम प्लेटो के बारे में कुछ और भी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे आज हम देखते हैं प्लेटो की अध्ययन पद्धति और पुस्तकें, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। प्लेटो की अध्ययन पद्धति और पुस्तकें, तो आसानी से आप इसमें देखते हैं कैसी कैसी पद्धति थी। लेकिन आप तनाव ना लेकर खुशनुमा माहौल में करेंगे, क्योंकि पढ़ाई का एक तरीका रहता है मित्रों कि पहला तो खुश होना चाहिए। दुखी आत्मा को कुछ समझ नहीं आता है। और आज एग्ज़ाम में, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चर का एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र की परीक्षाएं दे रहे हैं, ये अध्ययन ज्ञान सिर्फ नेट और कॉलेज लेक्चरर या स्कूल लेक्चर के लिए उपयोगी नहीं है, आईएएस के लिए भी उपयोगी है और बीए एमए के बच्चे के लिए उपयोगी है। मैं कहता हूँ ज्ञान की ये चीज़ प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए उपयोगी है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं। आजकल जीएस में क्वेश्चन पूछते हैं कि प्लेटो का गुरु कौन था? सुकरात था। तो ये बात तो पहले, और अरस्तु का गुरु कौन था? प्लेटो था। तो ये बात तो सिंपल पूछते हैं, हर सब्जेक्ट में है। तो आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और खुश होकर पढ़ना चाहिए, और एक बार पूरी ट्यूब देखनी चाहिए। अगर मन से देखेंगे तो आप पक्का सफल होंगे, अगर आप मन नहीं करेगा तो आप सफल नहीं होंगे। सबसे पहले मैं प्लेटो की अध्ययन पद्धति पर आता हूँ। प्लेटो ने अनेक पुस्तकें लिखी थी, और उसमें पद्धति मेनली जो सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति अपनाई थी वो थी निगमनात्मक पद्धति। निगमनात्मक पद्धति क्या होती है? पहले बड़े का अध्ययन, फिर छोटे का अध्ययन। यानी कि पहले बड़ी चीज़ का अध्ययन करना, फिर छोटी चीज़ का अध्ययन करना। जैसे बड़ी वस्तु पर पहले बल देना, फिर छोटी चीज़ का पर बल देना। तो बेसिकली प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति अपनाई, अर्थात सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन किया। आपने डॉक्टर भी देखे होंगे, एक डॉक्टर होता है फिजिशियन, जो पूरे शरीर का अध्ययन करते हैं। एक आई स्पेशलिस्ट होता है, जो जो सिंपल स्पेशलिस्ट रहता है, जर्नलिस्ट रहता है, वो निगमनात्मक पद्धति पर बल देता है, और आई स्पेशलिस्ट आगमनात्मक पर। तो हमें निगमनात्मक पद्धति यानी कि पूरे शरीर का अध्ययन करने वाली, संपूर्ण व्यापक विषय का अध्ययन करने वाली पद्धति पर बल देता है। यानी कि पहले राज्य को महत्वपूर्ण मानता है, फिर व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानता है। तो प्लेटो ने निगमनात्मक पद्धति अपनाई थी। फिर इसके अलावा उसने संवाद शैली भी कहीं कहीं अपनाई है। संवाद शैली वही हमारे नाटकों में राम ने ये कहा, फिर श्याम ने ये कहा, इस तरीके से कुछ उसने ग्रंथ अपने संवाद शैली में भी लिखे हैं। फिर क्या है, उसकी पद्धति कहते हैं सौदेश्य मूलक भी थी। अब ये भी ध्यान रखना है, उसकी पद्धति में टेलोलॉजिकल का भाव भी था, सौदेश्य मूलक का भी भाव था। का भाव भी था, सदस्य मूलक का। तो ये कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, उसकी पद्धति में सदस्य मूलक का भाव था या नहीं था। क्योंकि प्लेटो ने अपना जो जैसे रिपब्लिक ग्रंथ लिखा तो मेनली न्याय के लिए लिखा था, यानी कि निश्चित उद्देश्य पर आधारित था प्लेटो की अध्ययन पद्धति। तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति में तीन बातें आपके सामने आई। पहला निगमनात्मक पद्धति है, वो पहले बड़ी वस्तु का अध्ययन करते हैं, बाद में छोटी का, यानी कि सामान्य से विशेष की ओर अध्ययन करते हैं। ये बात तो आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है? फिर उसके बाद ध्यान रखना है कि संवाद शैली वाले भी कुछ ग्रंथ हैं, इसमें राम ने ये कहा, श्याम ने कहा, जो नाटकों के अंदर वो वाला। तीसरा, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सदस्य मूलक थी। बिल्कुल सदस्य मूलक पद्धति थी, क्योंकि उसके मेन ग्रंथ न्याय पर आधारित ही थे। एक निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही उन्होंने ग्रंथों की रचना की थी। तो ये तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति आई। अब प्लेटो की पुस्तकें भी देखते हैं हम। प्लेटो की पुस्तकें थी क्रीटो। क्रीटो उसने लिखा अपना फिलोसफिकल ग्रंथ। फिर मीनो। मीनो में उसने न्याय पर सर्वप्रथम विचार व्यक्त किए थे। मीनो के बारे में ध्यान रखना है कि मीनो पर उसने न्याय पर सर्वप्रथम विचार व्यक्त किए थे, और न्याय के लिए शब्द प्रयोग किया था दकियासुन। क्या शब्द का प्रयोग किया था? दकियासुन। अब ये आपको ध्यान रखना है, अब इसको नहीं भूलना है कि उसने न्याय के लिए क्या शब्द का प्रयोग किया था, नहीं तो फिर आपके साथ दिक्कत आ जाएगी। फिर अगला है फेडो और प्रोटोगोरस। तो ये किताबें तो आपको ध्यान रखना। अभी और बहुत सारी पुस्तकें हैं, उन्होंने ग्रंथों का अंबार लिखा। आज के टीचरों की तरह नहीं है बस एक किताब पढ़ ली, बस अदगर गगरी छलकत जाए। पहले के लोग ढंग से गहन अध्ययन करते थे, दिन रात पढ़ते थे, 500-500 पुस्तकों की रचना कर डालते थे जीवन में। अब के तो बस एक पुस्तक लिखते हैं और बोलते हैं हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ऐसा नहीं होता।
ज्ञान के लिए बहुत लंबा समय। अब बच्चे आते हैं, सर 2 महीने में आईएएस की तैयारी करनी है, 2 महीने में स्कूल लेक्चर बना दो, 2 महीने में कॉलेज लेक्चर बना दो, 2 महीने में नेट क्लियर कर दो। मेरे पास टाइम नहीं है। और टाइम हमारे पास है क्या? टाइम ध्यान देने में समय लगता है। आप जो भी काम करें वो कम से कम 5-6 महीने तो चाहिए। आप इतनी बड़ी पोस्ट चाहते हैं, प्लेटो ने कहा था 50 साल पढ़ने के बाद 5,000 जनसंख्या का राजा बनेगा। 50 वर्ष की आयु तक पढ़ने के बाद, और 5,000 जनसंख्या मात्र। तो 5,000 बच्चे तो स्कूल में रहते हैं, किसी कॉलेज में रहते हैं। तो अब एक कॉलेज का मास्टर बनने के लिए 5,000 बच्चों को पढ़ने के लिए आपको 50 साल की आयु तक पढ़ना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लेटो। लेकिन आप तो 1 साल नहीं पढ़ के राजी। तो आप कम से कम गहन अध्ययन पर विश्वास कीजिए, और गहन अध्ययन करेंगे तभी पेपर हल होंगे। फिर कहते हैं सर पेपर तो आते नहीं, आपने सतही अध्ययन किया था, सतही अध्ययन से पेपर कहाँ से आएगा? अब हम अगली पुस्तकों पर देखते हैं। यूथुप्री, यूथुप्री भी उसकी पुस्तक है। जॉर्जियस फिलिबस, फिलिबस में प्लेटो नैतिकता पर विचार व्यक्त करता है। अब ये भी बात ध्यान रखना है, कई बार मिलान करने के लिए जाता है किस पुस्तक में क्या, ठीक है ना? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। वे मीनो में न्याय पर सर्वप्रथम विचार किए, दकियासुम शब्द का प्रयोग किया, और फिलिबस में वो नैतिकता पर विचार व्यक्त करता है। और ये जो यूथुप्री, जॉर्जियस भी उसकी पुस्तकें हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद है इसकी पुस्तक रिपब्लिक। रिपब्लिक उसकी मौलिक पुस्तक है, मेन पुस्तक है। इसका न्याय से संबंधित पुस्तक है, जिसका दूसरा नाम कंसर्निंग जस्टिस भी है, न्याय से संबंधित। तो वास्तव में प्लेटो की मूल पुस्तक न्याय ही है। इसी में वो दार्शनिक शासक और आदर्श राज्य की परिकल्पना करता है। और कहीं ना कहीं प्लेटो 50 वर्ष तक शासक को शिक्षा देने के लिए और साम्यवाद अपनाने की बात करता है। लेकिन प्लेटो का साम्यवाद केवल अभिभावक वर्ग के लिए था, शिक्षा भी केवल अभिभावक वर्ग के लिए थी। यानी कि एक तो दार्शनिक शासक के लिए, एक सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए उसने शिक्षा और साम्यवाद की बात नहीं की। तो ये भी ध्यान रखना है। अब ये पुस्तक लिखी कब गई थी ये भी आपको पता रहना चाहिए। 380 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब कि इससे चल रहा है 2100 साल पहले, जीरो पर आ जाए, जीरो से भी पहले, यानी कि आज से 2500 साल पहले, ये लगभग ध्यान रखना है। अब इसके लगभग 10 भाग हैं। इसके रिपब्लिक के कितने भागों में बटी हुई है? सामान्यतः 10 भागों में बटी हुई है, लेकिन बारकर इसे 5 भागों में बांटता है। अब ये क्वेश्चन आते हैं बार बार। बारकर 5 भागों में बांटता है, लियो स्ट्रास 4 भागों में बांटता है, बर्ट्रैंड रसल 3 भागों में बांटता है। ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। अब नहीं तो फिर काम नहीं चलेगा। ये सारी बातें आपके सामने रहेंगी, तभी आप अपना काम कर पाएंगे। तो मैंने कहा ना, ये बातें कम से कम, ये मैं तो कहता हूँ इससे भी फिर गहन पढ़ना चाहिए। विकिपीडिया पे जाएं, मूल किताब रिपब्लिक खोलें, फिर पढ़ें अगर फिर आपके पास समय है। क्योंकि अध्ययन की कोई सीमा नहीं। अध्ययन तो गहन अध्ययन जितना करेंगे उतना कम रहता है। उसके बाद आप अगली चीज़ को ध्यान रखना है। लॉज इसकी पुस्तक है। लॉज में प्लेटो क्या है, मैंने बताया था अभी आपको कि जीवन के अंतिम वर्ष 347 ईसा पूर्व में लिखता है। कब लिखता है? 347 ईसा पूर्व में लिखता है। क्यों लिखता है? डियोनिसिस घटना के कारण। डियोनिसिस कौन थे? सिसिली के सिराक्यूज राज्य के राजा थे, प्लेटो के मित्र भी थे। प्लेटो उनको दार्शनिक शासक बनाना चाहता था, लेकिन उन्होंने प्लेटो को जेल में डाल दिया। तो उसके बाद प्लेटो के विचारों में परिवर्तन आया, उन्होंने लॉज पुस्तक लिख दी और विधि के शासन पर बल दिया। तो इस पुस्तक में विधि के शासन पर बल दिया। इसमें 12 भाग हैं। इसमें वो आदर्श राज्य की नहीं, उपादर्श राज्य की परिकल्पना करता है। किसकी परिकल्पना करता है? उपादर्श राज्य की। जहाँ रिपब्लिक में उसने आदर्श राज्य की परिकल्पना की थी, यहाँ पर वो उपादर्श राज्य की परिकल्पना करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब मित्रों एक बात और आपको बता देता हूँ। प्लेटो की एक पुस्तक स्टेटमेंट भी है, तो वो भी आगे देख लेते हैं पहले उसको। स्टेटमेंट में प्लेटो ने संविधानों का वर्गीकरण करने का प्रयास पहली बार किया था, जिससे आगे चलकर अरस्तु ने स्पष्टता प्रदान की थी। तो किस पुस्तक में वो संविधानों का वर्गीकरण करता है? स्टेटमेंट में। तो ये तो ध्यान रखना है। इसके अलावा एक पुस्तक और मैं बता देता हूँ, अपोलॉजी। अपोलॉजी में आपको एक बात ध्यान रखनी है, अपोलॉजी भी उसकी दार्शनिक पुस्तक ही है, लेकिन इस पुस्तक का गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद भी किया था जब वो अफ्रीका में प्रवास के दौरान। तो गांधी जी ने इसका गुजराती में अनुवाद किया था। इसमें अनुवाद किया था गुजराती में। अब ये कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेगा, तो प्लेटो की किस पुस्तक का गांधी जी ने गुजराती में अनुवाद किया था? तो अपोलॉजी का किया था। कब किया था? जब वो अफ्रीका में प्रवास कर रहे थे।
तो आपको पता है 1893 में गए थे, 1915 में यहाँ आए थे, तो उस दौरान उन्होंने वहाँ अपोलॉजी पुस्तक का गुजराती में अनुवाद किया था। तो ये बातें छोटी छोटी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये प्लेटो की अध्ययन पद्धति हुई, पुस्तकें हुई। और इसके बाद अब मैं उसका मेनली जो न्याय का दर्शन है, उसके पहले दार्शनिक आधार क्या क्या हैं वो चर्चा करता हूँ, फिर हम उसके न्याय के दर्शन पर भी आएंगे। तो अगला देखते हैं, पहले उसके दार्शनिक विचार क्या क्या हैं प्लेटो के। सबसे पहला है गुफा का सिद्धांत, केव थ्योरी कहते हैं अंग्रेजी में। तो आप डरना मत, तो आप डरते पहले हैं कि क्या पता नहीं क्या है। गुफा के सिद्धांत में उसने क्या कहा, ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता, और वास्तव में ज्ञान आसानी से मिलता भी नहीं है। आप किसी गुरु के पास ज्ञान लेने जाएंगे तो पहले सेवा भी कराएगा, फीस भी लेगा, उसकी बात मानेंगे तो पूरा ज्ञान देगा, नहीं तो ठीक है वो फॉर्मेलिटी करके भेज देगा आपको घर पर। तो इसलिए ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। आपने बस क्लिक दबाया ये नेट के माध्यम से और आपको ज्ञान आ गया, तो वास्तव में ये आप खरीद तो सकते हैं, ऐप भी खरीद सकते हैं, यूट्यूब पर देख भी सकते हैं, लेकिन समझ तभी आती है जब आप इसको मन से बहुत मेहनत करेंगे, तभी जाकर आपको कहीं ना कहीं कुछ समझ आएगा। नहीं तो द्रोणाचार्य से सभी ने शिक्षा ली थी, अर्जुन ही महान बना था, कारण क्या था, बस भाव का अंतर है, वही है। गुफा के सिद्धांत यही कहता है, ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता, ज्ञान के लिए अनेक पापड़ बेलने पड़ते हैं। पहले पुराने ज़माने में होता भी ये था, यूनान के अंदर बेसिकली वहाँ पर बर्फ़ गिरती रहती है, तो लोग जब से बर्फ़ गिरती थी गुफाओं में शरण लेते थे और गुफाओं में सर्दी से बचने के लिए आग जलाते थे। तो पहले के लोग भोले भाले होते थे, जब आग जलाते थे तो उनकी परछाई बनती थी दीवार पर, वो सोचते थे कि ये परछाई उनके दूसरे आदमियों की बन रही है और उन पर कहीं ना कहीं आग जलने वाली है, पेड़ गिरने वाला है, कोई खजूर का पेड़ बाहर से उसकी रोशनी आती है तो सोचते हैं कि गिरने वाला है, तो उन अपनी परछाई को बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन बाद में बाहर निकलते हैं, बहुत सोचते समझते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि बेसिकली हमने आग जलाई थी तो हमारी परछाई दीवार पर बन रही थी, और ये बेसिकली जो छेद है, इस छेद से रोशनी के माध्यम से कहीं ना कहीं खजूर की रोशनी आ रही थी, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं प्रकाश आ रहा था, और उस प्रकाश के कारण वो खजूर का पेड़ गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। तो ये बातें उनको जब गहन अध्ययन करते हैं तब पता चलती है। तो गुफा का सिद्धांत क्या कहता है कि ज्ञान का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता, ठीक है ना। इसी आधार पर वो ग्लाउकन की प्लेटो आलोचना करता है। ग्लाउकन ने कहा था ज्ञान का रास्ता सीधा होता है, सीधा नहीं होता, टेढ़ा होता है, ये बात सत्य है। कोई भी ज्ञान देता है उसके लिए बहुत पापड़ बुलवाता है। अगला देखते हैं कौन सा है, दूसरा है विभाजक रेखा का नियम। विभाजक रेखा का नियम क्या कहता है, इसके अनुसार प्लेटो कहता है हमें सत्य का पता लगाने के लिए दो बातों पर ध्यान देना चाहिए, एक आँख पर, एक आत्मा पर। देखो वास्तव में ना तो आँखों देखी बात मूर्त सत्य होती है, ना आत्मा जो कहती है वो सही होती है। जैसे सिंपल है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब की दुकान पर खड़ा होकर गिलास से कुछ पी रहा है, आपने उसको कह दिया शराब पी रहा है, जरूरी नहीं हो शराब पी रहा हो सकता है उसे प्यास लगी हो, पानी पी रहा हो, क्योंकि वो शराब की दुकान पर, इसलिए आपका देखना यहाँ दृष्टि गलत हो गई। आत्मा, जैसे आपका भाई है तो आप कहते हो गलती नहीं कर सकता, वो तो गलत बोल ही नहीं सकता, आप आत्मा से चलते हैं, वास्तव में गलत हो भी सकता है। तो बेसिक रीजन है कि सत्य दोनों के बीच में रहता है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, यहाँ पेड़ है, इसकी परछाई या तो यहाँ बनती है या यहाँ बनती है, लेकिन वास्तव में पेड़ कहाँ पर है, ये। इसलिए कहते हैं विभाजक रेखा के नियम के अनुसार कि सत्य ना तो दृष्टि पर आधारित रहता है ना आत्मा पर आधारित रहता है, सत्य इन दोनों के बीच में स्थित रहता है, ठीक है। तो प्लेटो क्या कहते हैं, सत्य कहाँ है, ना आत्मा वाली बात ठीक है, ना आंखों देखे ठीक है, जो सत्य है जब आप गहन अध्ययन करेंगे तो दोनों के बीच में स्थित है। अगला हम देखते हैं इसका क्या नियम है, उस पर भी चर्चा करते हैं। तीन सेव का सिद्धांत, शासन के स्वरूप का सिद्धांत। प्लेटो तीन सेव का सिद्धांत की बात करता है। वो क्या कहता है, बेसिकली कहता है कि मान लीजिए तीन सेव हैं, तो एक कच्चा सेव है, एक पका सेव है, एक सड़ा हुआ सेव है। कहता है सड़े हुए सेव को फेंक देना चाहिए, उसको नहीं खाना चाहिए, अगर खाएंगे तो बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अगर पका सेव है तो उसको खा लेना चाहिए, कच्चा सेव है तो उसको रख देना चाहिए, कच्चे सेव को खाएंगे तो भी पेट में दर्द हो जाएगा।
तो विवेक ये कहता है, नैतिकता ये कहती है, पके हुए सेब को खा ले, कच्चे सेब को रख दे, सड़े हुए सेब को फेंक दे। अगर सड़े हुए सेब को खाएंगे तो कई बीमारियां घर कर जाएंगी, समस्याएं आ जाएंगी। जैसे आपका ज्ञान है तो ज्ञान आप पढ़िए अच्छी किताबें, लेकिन आपको टूटी फूटी पुरानी किताब पढ़ते हैं जिसमें कोई लिखा है आधा नहीं लिखा है, ऐसे पढ़ते हैं, नोट्स टूटे फूटे पढ़ते हैं, फेंको, सड़ा हुआ सेब। कोई कच्चा सेब पढ़ते हैं, ऐसा ज्ञान जिसके बारे में आपको पता ही नहीं पूरा और आप बस अधगर गगरी छलकत जाए वो वाला ज्ञान पढ़ते हैं, वो फायदा नहीं है। आप करंट नॉलेज पढ़ो, वास्तविक ज्ञान पढ़ो, पका हुआ सेब खाओ, जो तैयार है, अच्छे लोगों का ज्ञान है, आप उनको पढ़ो, यही कहता है। वैसे 300 स्पार्टा अगर आपने मूवी देखी हो उसमें भी यही बेसिकली कहा गया था। 300 स्पार्टा मूवी में जब बेसिकली वहाँ का जो राजा रहता है उस पर स्पार्टा का, तो विदेशी जब आक्रमण कर देते तो संसद अनुमति नहीं देती आक्रमण करने की, तो वो अपने 300 सैनिकों के साथ जाकर सीमा पर खड़ा हो जाता है, क्योंकि संसद तो अनुमति देती नहीं है। तो अपने अंगरक्षकों के साथ ही वो सिंपल शत्रु से मुकाबला करने की, डटकर मुकाबला करने की सोचता है। तो उसे सबसे पहले उसका बेटा होता है छोटा 7 साल का, वो कहता है कि पापा जी मैं जाऊँगा आपके साथ सीमा पर युद्ध करने के लिए, तो मना कर देता है, कहता है बेटा कच्चा सेब अभी रोक लो, तुम नहीं जाओगे। फिर उन्हें एक कुबड़ा सैनिक मिलता है, सड़ा हुआ सेब, वो कहता है मुझे शामिल कर लो, मैं तो कुबड़े के कारण सेना से निकाल दिया हूँ, कहता है सड़ा हुआ सेब है इसको नहीं। फिर वो 300 जो स्ट्रॉन्ग सैनिक होते हैं वो सीमा पर आकर खड़े हो जाते हैं, तो वास्तव में शत्रु को लोहे के चने चुबा देते हैं, दीवार की तरह, लोहे की दीवार की तरह काम करते हैं। अगर वो बच्चे को ले जाते तो दीवार में छेद हो जाता है, बच्चा कमज़ोर होता है। कुबड़े सैनिक को ले जाते सड़ा हुआ सेब, वो भी कहीं ना कहीं परास्त कर देते। इतनी युद्ध इतना तत्परता से नहीं लड़ पाते वो लोग। इसलिए आदमी को या शासन चलाते समय या व्यक्ति को हमेशा ये विवेक वाली नीति अपनानी चाहिए। कच्चा सेब है, सड़ी हुई कोई सब्जी है, फेंक दो, ठीक है ना। पकी अच्छी सब्जी है खाओ, कच्ची चीज़ है उसको रख दो। तो ये सिंपल सा बेसिकली नैतिकता का नियम उसने बताया था। इसके बाद हम प्लेटो के न्याय दर्शन पर चर्चा करते हैं। प्लेटो का न्याय दर्शन क्या है? प्लेटो के न्याय दर्शन पर चर्चा करने से पहले उस समय 3 न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे। सबसे पहले हम उन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि प्लेटो सबसे पहले उस समय जो 3 न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे उन पर प्रहार करता है। पहला उस समय न्याय का सिद्धांत क्या प्रचलित था? 3 थे। पहला परंपरागत सिद्धांत, प्लेटो के समय 3 न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे। पहला था ट्रेडिशनल थ्योरी, परंपरागत सिद्धांत, इसे सिपालस व पॉलीमार्कस ने दिया था। किसने दिया था? सिपालस व पॉलीमार्कस ने दिया था। सिपालस पिता थे, पॉलीमार्कस बेटे थे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सिपालस क्या कहता है? सत्य बोलना, दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। किसने कहा था? सिपालस ने। क्या कहा था? सत्य बोलना और दूसरों का ऋण चुका देना ही न्याय है। प्लेटो ने इसका खंडन किया, कहते हैं ये सार्वभौमिक न्याय का नियम नहीं है। मान लीजिए एक देश का सैनिक है, उसे शत्रु देश के सैनिक पकड़ ले और उसे कहे सच सच बता तुम्हारे सैनिक ठिकाने कहाँ हैं, वहाँ सच बोलना क्या न्यायपूर्ण होगा? नहीं, वहाँ पर सच बोलना न्यायपूर्ण नहीं होगा। देखो प्लेटो कहता है देखो सच नहीं है, हमेशा सच बोलना न्यायपूर्ण नहीं होता। फिर दूसरों का ऋण चुका देना भी कहता है न्याय नहीं है, सार्वभौमिक न्याय का नियम नहीं है। मान लीजिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से हथियार लिया, हथियार देने वाला व्यक्ति पागल हो गया, पागल व्यक्ति को हथियार लौटाना न्यायपूर्ण होगा क्या? नहीं। तो प्लेटो कहता है इसका मतलब ये सिपालस का सिद्धांत है, जो नियम है न्याय का, सत्य बोलना, दूसरों का ऋण चुका देना, ये सार्वभौमिक न्याय का नियम नहीं है, इसमें कई कमियां हैं, इसलिए इसका बेसिकली खंडन कर देता है। दूसरा पॉलीमार्कस था, उसने भी अपना न्याय का नियम दिया था। पॉलीमार्कस क्या कहता है? दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है। दूसरों के प्रति उचित व्यवहार करना ही न्याय है। उचित की आगे व्याख्या करते हुए पॉलीमार्कस कहता है शत्रु के प्रति शत्रुतापूर्वक व्यवहार करना, मित्र के प्रति मित्रतापूर्वक व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो इसका भी खंडन करता है। प्लेटो कहता है कि शत्रु के प्रति शत्रुतापूर्वक व्यवहार करना भी अच्छा नहीं है। वो दुनिया में सफल व्यक्ति है वही होता है जो शत्रु को भी मित्र बना लेता है। फिर कौन शत्रु है कौन मित्र है इसकी तो जानकारी नहीं मिलती। अनेक बार हमारे मित्र ही शत्रु निकल जाते हैं। इसलिए सफलता की निशानी किस में है कि शत्रु को भी मित्र बना लो। बेसिकली ये प्लेटो ने कहा। वास्तविकता भी है कि दुनिया में सफल व्यक्ति वही है
जो अपने शत्रु को भी मित्र बना लेता है, किसी के साथ शत्रुता नहीं रखता। तो बेसिकली तो प्लेटो ने परंपरागत सिद्धांत का खंडन कर दिया। दूसरा सिद्धांत था जो बेसिकली, वो भी ध्यान रखना है हमें, क्रांतिकारी सिद्धांत था, रेडिकल थ्योरी बोलते हैं। इसे थ्रेसीमेकस देते हैं। कौन देते हैं? थ्रेसीमेकस। अब थ्रेसीमेकस क्या कहते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। थ्रेसीमेकस ने क्या कहा? थ्रेसीमेकस कहते हैं कि बेसिकली शक्तिशाली का हित न्याय है, यानी कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। कहते हैं जिन नियमों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है वही न्याय के नियम है, क्योंकि शासक वर्ग शक्तिशाली होता है समाज के अंदर, राज्य के अंदर। अब जिन नियमों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है वही न्यायपूर्ण है। पहला क्या कहते हैं? शक्तिशाली का हित न्याय है। दूसरा क्या कहते हैं? जिन नियमों से शासक वर्ग के हितों की पूर्ति होती है वही न्याय है। तीसरी बात वो कहते हैं अन्याय न्याय से श्रेष्ठ कर है। प्लेटो इनका भी खंडन करता है। प्लेटो कहता है जैसे शिक्षा एक कला है वैसे शासन भी एक कला है। कला को उद्देश्य शोषण करना नहीं, विकास करना होता है। जैसे शिक्षक अपने विद्यार्थी का शोषण नहीं करता, उसका विकास करता है, ऐसे शासक को भी जनता का विकास करना चाहिए, उसका शोषण नहीं करना चाहिए। ये न्याय होना चाहिए। फिर प्लेटो कहता है कभी भी अन्याय न्याय से श्रेष्ठ कर नहीं हो सकता। कुछ समय के लिए अन्याय हो सकता है, प्रभावी हो जाए, लेकिन अंतिम जीत न्याय की होती है। ये बात तो सत्य है। गांधी जी ने भी कहा था अंतिम जीत न्याय की होती है, और ये व्यवहारिकता भी है। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट जिसमें रहता है वही जीतता है। तो वास्तव में प्लेटो इस क्रांतिकारी सिद्धांत का भी खंडन कर देता है। अब तीसरा सिद्धांत है कि व्यवहारिक सिद्धांत कह देते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। व्यवहारिक सिद्धांत या प्रैग्मेटिक थ्योरी अंग्रेजी में कहते हैं। अब ये ध्यान रखना है कि हिंदी कुछ भी बन जाए, कई बार व्यवहारिक की जगह और भी कुछ शब्द आ सकता है, तो आपको प्रैग्मेटिक शब्द तो ध्यान रखना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। ये ग्लाउकन ने दिया था। किसने दिया था? ग्लाउकन ने। ग्लाउकन दो बातें कहता है। एक तो कहता है न्याय भय का शिशु है, दूसरा कहता है न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। क्या क्या कहा उसने? न्याय भय का शिशु है, यानी कि न्याय के नियमों का पालन लोग डर से कारण करते हैं। डर होगा तो न्याय अपने आप हो जाएगा। दूसरा कहते हैं न्याय जो है कमजोरों के लिए बना है, लेकिन प्लेटो इन दोनों का भी खंडन करता है। कहता है लोग न्याय के नियमों का पालन भय के कारण नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं उन्हें सामाजिक हित की दृष्टि से उपयोगी मानते हैं। हम ट्रैफिक पुलिस वाले के डर से बत्ती क्रॉस नहीं करते, हम बत्ती इसलिए क्रॉस नहीं करते क्योंकि पता है अगर क्रॉस की तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि हम उसे उपयोगी मानते हैं, सबके हित में मानते हैं, तो ही उसकी पालना करते हैं। दूसरा, न्याय कमजोरों की आवश्यकता है। न्याय कमजोरों की नहीं, सबकी आवश्यकता है। अनेक बार कमजोर लोग भी अन्याय कर देते हैं। कई बार माता पिता बच्चे से परेशान हो जाते हैं, टीचर शिष्य से परेशान हो जाता है, तो उनको भी न्याय चाहिए। अब हमेशा ये नहीं रहता कि कमजोर ही न्याय चाहेंगे, बल्कि शक्तिशाली को भी न्याय चाहिए। तो न्याय सबकी आवश्यकता है, ये बेसिकली प्लेटो कहता है। इस प्रकार से प्लेटो ने इन तीन न्याय के सिद्धांतों का खंडन कर दिया। और फिर उसके बाद प्लेटो अपना न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। तो बेसिकली उसने अपना जो न्याय का सिद्धांत दिया था वो कहा कि बेसिकली अंतरात्मा पर आधारित है। किस पर आधारित है? अंतरात्मा पर। अंतरात्मा क्या चीज़ है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अंतरात्मा पर आधार में क्या उसने बोला। तो कहता है ये तीनों न्याय के सिद्धांत हैं, ये कहीं ना कहीं न्याय को बाह्य वस्तु मानते हैं, फोर्स वाली वस्तु मानते हैं, जबकि न्याय की स्थापना तभी संभव है जब आदमी आत्मा से संचालित होगा। इसलिए न्याय एक आंतरिक वस्तु है, बाह्य वस्तु नहीं। ये बेसिकली प्लेटो कहता है। तो बेसिकली उसने कहा मानव आत्मा के तीन तत्व होते हैं, बुद्धि, शौर्य और तृष्णा, कि वास्तव में विजडम, स्पिरिट और एपेटाइट, ये तीन तत्व हैं।
बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। जैसे हमारे भारतीय दर्शन में कहते हैं सत, रज और तम। सत का मतलब सोने, सत हो गया, रज सोने से हो गया, रज चांदी से हो गया, तम का मतलब तांबे से हो गया। कहते हैं सोने के पाँव, चांदी के पाँव और तांबे के पाँव। वो सिंपल दार्शनिक भाषा में वही बुद्धि, शौर्य, तृष्णा है। कहते हैं मानव आत्मा के 3 तत्व हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये 3 प्रकार के एलिमेंट कहता है रहते हैं। कौन कौन से? बुद्धि, शौर्य और तृष्णा। कहता है कि बेसिकली जब ये तीनों तत्व उचित अनुपात में रहते हैं तो व्यक्ति न्यायपूर्ण होता है। जब हमारे अंदर बुद्धि, शौर्य, तृष्णा उचित अनुपात में रहेगा तो ये न्यायपूर्ण है। अब उचित अनुपात का मतलब क्या है? उचित अनुपात का मतलब है शौर्य और तृष्णा का प्रयोग बुद्धि के अनुसार करना, नैतिकता के आधार पर करना। विजडम का मतलब यहाँ छल कपट नहीं है, नैतिकता है, अंतरात्मा है, सद्गुण है। ये बात आपके दिमाग में पहले फिट होना चाहिए। छल कपट तो गलत होता है, वो नहीं प्लेटो बात करता। बुद्धि, उसी बुद्धिशाली व्यक्ति कौन होता है, बुद्धिवान व्यक्ति कौन सा होता है? जो लॉन्ग टर्म की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, उसको पता है अंतिम जीत न्याय की होगी, वो बुद्धिजीवी कहलाता है। मूर्ख नहीं बुद्धिजीवी कहलाता। यहाँ बुद्धिजीवी की बात है, विजडम, नैतिकता की बात है। तो बेसिकली कहता है जब व्यक्ति अपने शौर्य का, बल का प्रयोग, तृष्णा का मतलब लालच का प्रयोग बुद्धि के अनुसार करता है, नैतिकता के अनुसार करता है तो न्यायपूर्ण होता है। ये बेसिकली कहना चाहते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर बल है बहुत अधिक, अगर वो गली में करेगा, काम करेगा तो गुंडागर्दी करी कहलाएगी। अगर वो सेना में भर्ती होकर दुश्मनों के शीश काट के लाता है तो बुद्धि के अनुसार काम करता है तो वो न्यायपूर्ण है। कोई व्यक्ति छल कपट से धन कमाता है तो वो अन्यायपूर्ण है। जैसे कोई एटीएम तोड़ के पैसे कमाता है, झूठ बोलकर पैसे कमाता है, गलत। अगर वो कोई अंबानी की तरह मेहनत करता है, दिन रात लीगली पैसा कमाता है तो वो न्यायपूर्ण कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति फिर न्यायपूर्ण कहलाता है। तो उचित अनुपात का मतलब क्या है? शौर्य और तृष्णा का प्रयोग बुद्धि के अनुसार करना, नैतिकता के अनुसार। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो न्यायपूर्ण व्यक्ति है। इसे व्यक्तिक न्याय भी कहते हैं। आगे चलकर प्लेटो कहता है जब ये तीनों तत्व से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। कहता है राज्य का निर्माण चट्टान वृक्षों से नहीं होता, इन 3 तत्वों से ही राज्य के 3 वर्गों का निर्माण होता है। जिन व्यक्तियों में बुद्धि की मात्रा अधिक रहती है वो दार्शनिक वर्ग का निर्माण करते हैं, जिनमें शौर्य की मात्रा अधिक होती है वो सैनिक वर्ग का निर्माण करते हैं, जिनमें तृष्णा की मात्रा अधिक होती है उत्पादक वर्ग का निर्माण करते हैं। जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो राज्य में न्याय की स्थापना होगी। किसमें स्थापना होगी? राज्य में न्याय की स्थापना होगी। तो बेसिकली प्लेटो ये कहता है। तो राज्य में न्याय की स्थापना कब होगी? जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। इस प्रकार प्लेटो कर्तव्य पालन को राज्य में न्याय का आधार मानता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्लेटो न्याय के 2 प्रकार बताता है, व्यक्तिक न्याय और राज्य में न्याय। व्यक्तिक न्याय का मतलब उचित अनुपात और राज्य में न्याय का मतलब कर्तव्य पालन। प्लेटो सामाजिक न्याय की बात नहीं करता। सामाजिक न्याय होता है गरीबों के आरक्षण से संबंधित, वो बात नहीं करता। तो ये तो सिंपल कर्तव्य पालन की बात करता है। तो इस प्रकार से ये ध्यान रखना है। दूसरा बेटा एक बात और आपको इसमें समझ आनी चाहिए कि उसने कहा कि मानव आत्मा के 3 तत्वों से ही 3 वर्गों का निर्माण होता है। इसलिए वो कहता भी है राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। व्यक्ति का वृद्ध रूप है, रिट लार्ज। क्योंकि यहाँ पर ये हुआ है ना, 3 वर्ग बने हैं ना, इसलिए राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है, रिट लार्ज की बात करता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वृद्ध रूप है किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। क्यों कहा? क्योंकि मानव आत्मा से ही 3 वर्गों का निर्माण होता है, इसलिए उसने कहा राज्य व्यक्ति का वृद्ध रूप है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए, इसमें आपको गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना न्याय के बारे में? अब इसके न्याय सिद्धांत की कुछ विशेषताएं भी हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्या है? न्याय मानव आत्मा से संबंधित मानता है, न्याय नैतिकता से संबंधित मानता है, 3 वर्गों पर आधारित है। प्लेटो 2 प्रकार के न्याय की बात करता है, व्यक्तिक न्याय और राज्य में न्याय। 5वीं विशेषता आप देखना चाहें तो दार्शनिक वर्ग को सारी शक्तियाँ सौंपता है। प्लेटो कहता है कि सद्गुण से संपन्न दार्शनिक शासक ही न्याय की स्थापना राज्य में करेगा, सारी शक्तियाँ इसे देता है। प्रबुद्ध निरंकुशता की बात करता है, इनटाइटल डिक्टेटरशिप की बात करता है, यानी कि बुद्धिजीवी के अंदर सारी शक्तियाँ होंगी। जो नैतिकता पर रहेगा उसका फिर कानून रहेगा, वो विधि से ऊपर है। ऐसा दार्शनिक शासक जो कह रहा है आपको वो बात माननी पड़ेगी। तो दार्शनिक शासक को सीमित शक्तियाँ देता है। प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र की बात करता है, तो ये भी थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए। तो प्रबुद्ध निरंकुश तंत्र की बात किसने की?
प्लेटो ने। निरंकुश तंत्र की नहीं, प्रबुद्ध, प्रबुद्ध का मतलब बुद्धिजीवी, नैतिकता पर आधारित व्यक्ति, वो विधि से ऊपर है, दार्शनिक शासक। वही न्याय का सब, उसने जुबान से कह दिया वही न्याय है, क्योंकि आत्मा से चलेगा, आत्मा से चलेगा तो बहुत अच्छे से काम करेगा। फिर क्या है इसका न्याय का सिद्धांत, शिक्षा और साम्यवाद से संबंधित है। तो शिक्षा साम्यवाद से क्यों संबंधित है? क्योंकि वो कहता भी है जो अभिभावक वर्ग है वो 50 साल तक शिक्षा लेगा। कितने वर्ष तक? 50 वर्ष तक की शिक्षा की बात करता है प्लेटो। दूसरा, वो साम्यवाद भी बात करता है परिवार और साथ में संपत्ति विषयक, यानी कि ना तो वो परिवार बनाएंगे ना पैसा इकट्ठा करेंगे। तो ये सारी बातें प्लेटो अपने न्याय के सिद्धांत में कहता है। तो वास्तव में देखा जाए आज के युग में भी न्याय की स्थापना तभी संभव है जब हम प्लेटो के अनुसार कार्य करें, अन्यथा संभव नहीं है। आज न्यायिक सक्रियता की बात करते हैं, उसमें वही प्राकृतिक न्याय प्लेटो की बात की गई है। जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, दैट इज़ द नेचुरल लॉ, यानी कि प्लेटो वाला न्याय, उसमें यही कहा है कि जो आत्मा कहती है, प्राकृतिक न्याय यही है। तो वास्तव में प्लेटो के न्याय सिद्धांत में न्यायिक सक्रियता का एलिमेंट मिलता है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एलिमेंट मिलता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत किसके अनुरूप है? न्यायिक सक्रियता पर आधारित है, और सार्वभौमिक न्याय इसी के माध्यम से स्थापित हो सकता है, आत्मा वाला। आत्मा से आदमी सही है, सब कुछ संभव है। आज कोरोना के काल में समस्याएं पैदा की हुई, भौतिकवाद बता दिया कोरोना ने। ज़्यादा भौतिकवाद फैलोगे तो ज़्यादा नहीं, आदमी की कोई वैल्यू नहीं है बिना नैतिकता के। ईमानदारी और नैतिकता से जीवन यापन करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा प्लेटो की इन सिंपोजियम इनके बारे में बता देता हूँ। प्लेटो ने एक पद्धति नियम दिया था सिंपोजियम का। इसमें प्लेटो भौतिक प्रेम पर बल देता है। किस पर बल देता है? कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं कि प्लेटो ने सिंपोजियम पर किस पर बल दिया? भौतिक प्रेम पर। टिमाकस में किस पर बल दिया? भौतिक विज्ञान का अध्ययन करता है। फिलिबस में वो नैतिकता पर बल देता है। तो ये भी आपको बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो मित्रों, हम बहुत जल्दी ऐप भी शुरू करने जा रहे हैं, तो आपको धीरे धीरे पूरा ऑनलाइन ज्ञान मिलेगा। तो लेकिन बहुत मैं गहन अध्ययन ही दूंगा, बहुत टुकड़ों में ज्ञान अलग अलग टॉपिक का दूंगा। पॉलिटिकल थ्योरी की ऐप अलग, फिर उसके बाद तो आपको पश्चिमी विचारक की अलग, फिर आईआर की अलग, भारतीय संविधान की अलग, भारतीय विचारक की अलग। इस तरीके से हम ऐप बनाएंगे छोटा छोटा, ताकि आपको ज्ञान काफ़ी व्यापक और गहन मिल प्राप्त हो सके और आप मेरे साथ लगातार जुड़ भी सकें। तो आपके सामने बहुत जल्द, मैं कोई डेट तो नहीं देता क्योंकि अभी तैयारी कर रहा हूँ, इन कामों में समय भी लगता है, बहुत जल्द कि नेक्स्ट मंथ में मैं मानता हूँ आपके सामने कुछ ना कुछ एक अच्छी सूचना मिलेगी कि आप ऐप के माध्यम से एक टॉपिक आपके सामने होगा। इसी के साथ मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बेटा आ जाओ, आ जाओ बेटा। हो गया बेटा, मैं फ्री। अब इसको काट दो बेटा। देखो इसमें पीछे लास्ट है ना, मैंने नमस्ते बोल दिया, वहाँ देख लो बेटा।